ताजमहल, चार मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद और मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह, ये सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। डिफेंस और रेलवे के बाद एक ऐसा इदारा जिसके पास 9 लाख एकड़ की जमीन है, जिसकी कुल मालियत होती है 1.2 लाख करोड़ रुपए, और ये है वक्फ बोर्ड। एक ऐसा इदारा जिस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि इसे मुसलमान अपने हिसाब से चलाते हैं। एक ऐसी कमेटी और एक ऐसा बोर्ड जिस पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि ये बहुत सारे लैंड को अपने कब्जे में करके रखे हुए है। वक्फ बोर्ड क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, या इसकी शुरुआत कहां से हुई? आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आज की वीडियो को आप देखकर समझ सके कि दरअसल वक्फ बोर्ड क्या है, इसको बचाने की जरूरत क्यों है, और अगर इसके अंदर अमेंडमेंट और चेंजेस किए गए तो किस तरह का खतरा हो सकता है। वीडियो को मुकम्मल देखें। आप हमें सिर्फ थोड़ा सा वक्त इसलिए दीजिए ताकि आप अपने खुद के वक्फ बोर्ड को समझ सके, और शायद अगर हम इस वक्फ बोर्ड और इसके टॉपिक को इसी तरह नजरअंदाज करते रहे तो हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो चलिए प्रवास के साथ जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ का मतलब होता है डोनेट करना। कोई भी पर्सन जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है या वो अपनी खुद की ही प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहता है, वो चाहता है कि इस प्रॉपर्टी को भलाई के कामों में या तो चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। प्रॉपर्टी को वक्फ करने का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दान कर दी गई है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा है, इसका उस प्रॉपर्टी पर कोई भी हक नहीं होता। एक मर्तबा अगर प्रॉपर्टी डोनेट कर दी गई तो उसे खरीदा नहीं जा सकता, ना ही उसे बेचा जा सकता है, और ना ही किसी के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज की जाएगी, और उससे जो भी पैसा आएगा इसको मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बस यही कुछ है वक्फ की प्रॉपर्टी का नॉर्मल फंक्शन। अगर हिंदुस्तान की तारीख में आपको पीछे लेके चले तो दिल्ली में जो मुस्लिम राजा, महाराजा या तो जो बादशाह हुआ करते थे, वो बहुत सारे गांव, बहुत सारी अपनी जमीन को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर देते थे, यानी कि अल्लाह के नाम पर डोनेट करते थे। अब इन बादशाहों के जरिए डोनेट की हुई ये प्रॉपर्टी एक या दो नहीं होती थी, बहुत सारी होती थी। तो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर को रखा जाता था। इस मैनेजर को मुतवल्ली कहते हैं। ये मैनेजर वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है और देखता है कि कोई इंक्रोचमेंट या तो किसी तरह की वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर कोई मुदाखलत तो नहीं कर रहा। वक्फ की ही प्रॉपर्टी पर या तो मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान या तो मुसाफिर खाना या कोई भी दूसरी चीज बनाकर रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब 1947 के वक्त में हमारे देश को आजादी मिली तो उस वक्त वक्फ की बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। इस पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए उसी वक्त वक्फ बोर्ड बनाया गया, और 1954 में पहला एक्ट आया, इसने काम करना शुरू किया और सेंट्रल काउंसिल बनाई गई। अब एक सेंट्रल काउंसिल पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में तो काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वक्फ की इस सेंट्रल काउंसिल ने बहुत सारी वक्फ स्टेट काउंसिल बनाई, जो कि अपने स्टेट में आने वाली वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। और सेंट्रल काउंसिल जो भी पॉलिसीज निकालती है, ये स्टेट काउंसिल उसको फॉलो करती है। साल 2013 में एक और अमेंडमेंट की गई। इसके हिसाब से कोई अगर नॉन मुस्लिम है तो वो अपनी भी प्रॉपर्टी वक्फ में डोनेट कर सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो आज के वक्त में 32 वक्फ बोर्ड हमारे इंडिया के अंदर है। इन सारे वक्फ बोर्ड का काम है पैसे कमाना और इन पैसों को चैरिटी के लिए इस्तेमाल करना। वक्फ बोर्ड का एक चेयरमैन होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट खुद ही सिलेक्ट करती है। इस चेयरमैन के अंडर में मुस्लिम टाउन प्लानर्स, लॉयर्स और स्कॉलर्स होते हैं, जो कि इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा वक्फ के सारे फंक्शंस को संभालने के लिए एक मुस्लिम IAS ऑफिसर होता है, जिसकी CEO की पोस्ट होती है। और वक्फ के सारे केस को संभालने के लिए वक्फ बोर्ड के पास अपनी खुद की ही एक कोर्ट है, जिसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट कहा जाता है। यानी कि वक्फ के रिलेटेड अगर कोई भी केस हो तो ये कोर्ट खुद ही उस केस को हैंडल करती है। आज के वक्त में वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 8.7 लाख प्रॉपर्टीज है। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि वक्फ बोर्ड तो माला माल है, इनके पास तो बहुत सारा पैसा होगा। अब अगर 2006 की बात करें तो यहाँ पे सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, जहाँ पर बोला गया था कि उस साल में वक्फ की जो इनकम है वो 12,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड ने सिर्फ 163 करोड़ रुपए कमाए। अब कहाँ पर 12,000 करोड़ रुपए और कहाँ पर सिर्फ 163 करोड़। अब ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि वक्फ बोर्ड के अंदर तो बड़ा घोटाला चल रहा है, क्योंकि इनको जितनी इनकम आनी चाहिए इनके पास उतनी इनकम क्यों नहीं आ रही। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो मुतवल्ली, जो मैनेजर्स है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हैं।
और इन्हीं कब्जे की वजह से वो आज भी वक्फ की उन प्रॉपर्टीज का इतना पुराना और ऐसा रेंट देते हैं जिसे सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। इसके अलावा वक्फ के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी है जो एग्रीकल्चरल लैंड पे है, और जो मेन स्ट्रीम यानी कि जो मेन शहरों में वक्फ की प्रॉपर्टी है वहां पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब इन्हीं कब्जे की वजह से वक्फ के जो मैनेजर्स है या तो मुतवल्ली है वो परेशान है, या तो वो खुद ही इस कब्जे के अंदर पूरी तरह से मुलव्विस है। अब आते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर। बीजेपी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट किया। इस बिल को करते ही पूरे देश भर में इस बिल के खिलाफ बहुत ही कड़ी मज़ाहमत या बहुत ही कड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। अब आखिरकार लोग इस बिल को अपोज क्यों कर रहे हैं या अपोज करने की वजह क्या है? सबसे पहली चीज तो लोग ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट से ऊपर काम करती है। इसका खुद का कोर्ट है और इसके फैसले को किसी भी तरह से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि ये बात बिल्कुल और सरासर गलत है। जबकि अगर वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल कोर्ट में कोई फैसला किया जाता है और आपको वो फैसला नहीं पसंद आता तो आप इसके खिलाफ जाकर हायर कोर्ट में अपनी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और केस लड़ सकते हैं। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि वक्फ बोर्ड बिल्कुल ही सुपीरियर बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 की, और यही वो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी खड़ी है और कहती है कि इस सेक्शन को बिल्कुल कंप्लीटली हटा देना चाहिए। सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड आकर ये कह दे कि ये उसकी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड किसी तरह के खुद के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाता ये प्रूफ करने के लिए ये प्रॉपर्टी उसकी है, बल्कि जो लैंड ओनर होता है उसको ये प्रूफ करना पड़ता है ये प्रॉपर्टी उसकी है। और अगर लैंड ओनर ये प्रूफ करने में नाकाम होता है तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी जाती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि स्टेट बोर्ड में बैठने वाले वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर को गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है, और वक्फ बोर्ड से जिस सर्वे कमिश्नर को उस जगह के सर्वे के लिए भेजा जाता है वो भी गवर्नमेंट ही ऑफिसर होता है। और वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है जिसके अंदर सारे मेंबर्स होते हैं, जजेस होते हैं, इसको भी तो गवर्नमेंट ही हायर करती है। यानी कि वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से ये बोलना कि ये सारी बॉडी गवर्नमेंट के ऊपर रहकर काम करती है, ये बिल्कुल ही गलत है। अब बात करते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर किरण रिजिजू ने क्या प्रस्ताव रखा या वो क्या चेंज करना चाहते हैं। किरण रिजिजू ने पहली चीज ये रखी कि वक्फ बोर्ड के अंदर फीमेल्स यानी कि किसी खातून को इस बॉडी के अंदर शामिल किया जाए। खैर ये बात तो ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव ये रखा गया कि वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है इस कमेटी के अंदर नॉन मुस्लिम्स को ऐड किया जाए। लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि अगर कहा जाए मंदिरों के लिए जो टेम्पल बोर्ड बनाया गया है इसमें अगर आप किसी मुसलमान को शामिल करो या इसकी बॉडी के अंदर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को लो तो ये भी ठीक नहीं लगता। इसके अलावा प्रस्ताव ये भी रखा गया कि वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 को हटा दिया जाए, क्योंकि ये सेक्शन 40 जो है लोगों की जगह को हड़पता है। इसमें एक सिंपल सा आंसर ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए जिस कमिश्नर को भेजा जाता है वो कमिश्नर तो खुद ही गवर्नमेंट भेज रही है, तो सरकारी ऑफिसर खुद ही सरकार के खिलाफ फैसला कैसे लेगा। इसके अलावा अमेंडमेंट बिल में यह प्रस्ताव रखा गया कि कलेक्टर को पावर दी जाए और ट्रिब्यूनल कोर्ट के सारे फैसले कलेक्टर करेगा। यानी कि इस प्रस्ताव में कलेक्टर को बहुत ही ज्यादा पावर दी जा रही थी, ऐसी पावर कि वो सारे वक्फ बोर्ड के फैसले ले सके। अब आप खुद ही बताइए कि एक कलेक्टर एक जुडिशियल सिस्टम के फैसले आखिर कैसे ले सकता है। और अगर कोई वक्फ बोर्ड का केस गवर्नमेंट के अंडर में आता है और अगर कलेक्टर उस केस पर जांच पड़ताल कर रहा है तो क्या वो कलेक्टर जो सरकारी ऑफिसर है वो खुद सरकार के खिलाफ कोई फैसला कर सकता है। इसके अलावा एक चीज बोली गई कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 6 महीनों के अंदर कंप्लीट किया जाए। अब वक्फ बोर्ड के पास 15-20 हजार प्रॉपर्टी तो है नहीं, वक्फ बोर्ड के पास टोटल प्रॉपर्टी है 8.7 लाख। अब आप खुद ही बताइए इतनी सारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा तो बोला गया कि 6 महीने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। अब एक सवाल ये भी बनता है कि क्या 6 महीने में रजिस्ट्रेशन हो सकता है? अगर आप अपने घर, अपनी फ्लैट या किसी जगह का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उसके लिए कितना वक्त लगता है, और इसके बीच में अगर कोई एक भी कागज मिस हो जाए तो क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डायरेक्टली गवर्नमेंट को हैंडओवर हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ही सही है कि इस आने वाले बिल के जरिए मुसलमानों के राइट्स का भारी तरह से वायलेशन किया जा सकता है। जैसे इस बिल को प्रपोज किया गया
तो विपक्ष के नेताओं ने बहुत ही भारी और कड़ी मजम्मत की। वक्फ प्रॉपर्टीज सर आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टीज। दिस गवर्नमेंट वांट्स टू टेक ओवर दरगाह, मस्जिद एंड वक्फ प्रॉपर्टीज सर। और इसके फौरन बाद ही इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया। अब आपसे एक अपील है कि एक हिंदुस्तानी और एक भारतीय होने के नाते अपने फर्ज को पूरा करने का वक्त आ गया है। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो आप इस पूरे मुद्दे को समझ चुके हो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से मुसलमानों के राइट्स का वायलेशन करने वाला है। इस वजह से इस बिल के खिलाफ एक ईमेल मुहिम या एक ईमेल कैंपेन चलाया गया है, जहां पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स को भारी तादाद में मेल भेजा जा रहा है। आप इस बारकोड को स्कैन कर सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है इस पर क्लिक करके इस बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कर सकते हो। ये एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है। अगर आपने वीडियो देखी और आपको ये प्रोसेस नहीं समझ रहा है तो उन लोगों से पूछिए जिनको थोड़ी सी नॉलेज है। आपका एक ईमेल कितना जरूरी साबित हो सकता है ये आप नहीं समझ रहे। आपको सिर्फ इस बारकोड को स्कैन करके बस ओपन जीमेल करके मेल को सेंड करना है। इस वीडियो को दूसरे लोगों तक इसलिए भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में वक्फ बोर्ड है क्या, इसके खिलाफ किस तरह की साजिश रची जा रही है और अगर ये साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो हमें कितना नुकसान होने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आपको इसी तरह के मालूमाती कंटेंट और मालूमाती वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि परवास की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुलाकात करेंगे हमारी आने वाली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।